हो गया। आगे जी तो शेयर कर रहे हो क्या? आज थोड़ा सा लेट हो गया है। आज टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण थोड़ा सा लेट हो गया है, तो क्षमा प्रार्थी हूँ भाई, थोड़ा सा लेट हुआ है। आ जाइए सब लोग, जुड़ जाइए, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। आ जाइए रितेश यादव, रवि कुमार, ज़रा सबको शेयर कर दीजिए भाई, जिससे सब लोग जुड़ जाएं। आज फर्स्ट क्लास है इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, कल से प्रॉब्लम नहीं आएगी, अब सब ठीक हो जाएगा आज। ठीक है भाई, चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखिए जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको बाद में रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी वर्णमाला, और हिंदी वर्णमाला के साथ साथ पढ़ेंगे लेखन प्रक्रिया। और ऐसा माना जाता है कि हर जितने भी हमारे एग्जाम हैं जिसमें अगर हिंदी आती है तो उसमें वर्णमाला से 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको केवल वर्णमाला में अभी आज केवल इतना पढ़ना है कि वर्णमाला क्या होता है। वर्णमाला यानी कि वर्णों का समूह, और वर्णों का कैसा समूह होना चाहिए, वर्णों का क्रमबद्ध समूह होना चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि वर्णों को सुव्यवस्थित क्रम में, सुव्यवस्थित क्रम में यदि हम सुनियोजित कर देते हैं या रख देते हैं तो वह क्या बन जाती है, वर्णमाला बन जाती है। और वर्णमाला में केवल 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, एक वर्ण होता है हमारा स्वर, और दूसरा प्रकार के वर्ण जो होते हैं वो होते हैं व्यंजन। तो कौन कौन से वर्ण होते हैं, स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। अगर स्वरों की बात करें तो ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। कैसे बोले जाते हैं भैया, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। और अगर हम व्यंजनों की बात करें तो व्यंजन जो हमारे हैं ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से उच्चरित होते हैं। कैसे होते हैं ये, स्वरों की सहायता से उच्चरित होते हैं। चलिए तो अभी केवल मैंने ये बताया है कि आपको स्वर वर्ण क्या कहलाते हैं या स्वर ध्वनियां क्या कहलाती हैं। जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप में करते हैं उन्हें हम कह देते हैं स्वर, और जिनको हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं उन्हें कह देते हैं हम व्यंजन। बात समझ में आ रही है। चलिए अब आज हमें पढ़ना है इससे संबंधित लेखन प्रक्रिया। अब मैं आपको स्वरों के बारे में और गहराई से और व्यंजनों के बारे में और गहराई से कल चर्चा करेंगे इस पर। तो आज हम पढ़ लेते हैं लेखन प्रक्रिया। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है लेखन प्रक्रिया। अगर आपने हिंदी में लेखन प्रक्रिया को नहीं पढ़ा है तो ये मान करके चलिए आपने हिंदी ही नहीं पढ़ी है। ठीक है,
अब क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं बार बार कि हिंदी में लेखन प्रक्रिया को पढ़ना बहुत जरूरी है। हिंदी में लेखन प्रक्रिया को पढ़ना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि सारी शुद्धि अशुद्धि का कारण हमारा लेखन प्रक्रिया वाला टॉपिक होता है। चलिए, तो आज लेखन प्रक्रिया हम पढ़ेंगे। ये फर्स्ट वीडियो है, लाइक और शेयर थोड़ा सा करते रहना, क्योंकि जितने लाइक और शेयर होंगे उतना हमारा मनोबल और बढ़ेगा। ठीक है, तो देखिए लेखन प्रक्रिया में सबसे पहले हम छोटी छोटी चीजों पर गौर करेंगे, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। अगर हम आपसे बात करें कि मैंने ये जो वर्ण लिखा है, इस वर्ण में ये जो ऊपर में रेखा जो है, इसको जो मोटा मैं कर रहा हूं, जिसको मैं बार बार गहरे कलर से कर रहा हूं, इसको कहते हैं शिरोरेखा। इसको क्या कहते हैं भाई? शिरोरेखा। कुछ लड़कों ने ये पढ़ा भी होगा, लेकिन जितनी बार पढ़ोगे थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको, है ना। इसको हम किस नाम से जानते हैं? शिरोरेखा के नाम से जानते हैं। अब देखिए शिरोरेखा का काम क्या होता है हमारे जीवन में। शिरोरेखा जो होती है यह हमें बताती है कि किस तरीके से हमें शब्दों को लिखना है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा है मंथन। क्या लिखा है भाई? मंथन। अगर हम बात करें कि इसके ऊपर शिरोरेखा हमें लगानी है तो हम किस तरीके से लगाएंगे? पहले थोड़ा सा इधर लगाएंगे, फिर हमें जहां पर ये मुड़े हुए वर्ण होते हैं इनको क्या करना होगा? रिक्त स्थान देना होगा, यानी कि शिरोरेखा वहां पर हमारी क्या की जाएगी? तोड़ी जाएगी। क्लियर है? चलिए अब आगे हम बात करते हैं इस रेखा के बारे में, जो मैं यहां पर मोटे तरीके से इसको गहरा कर रहा हूं। देखिए जरा ये वाली रेखा, अगर हम इस रेखा की बात करते हैं तो इसको कहा जाता है एक पाई रेखा। क्या कहा जाता है? एक पाई रेखा। इसको हम दूसरे शब्दों में खड़ी पाई रेखा भी कह देते हैं। दूसरे शब्दों में क्या कह देते हैं? खड़ी पाई रेखा या खड़ी पाई। इसको दूसरे शब्दों में क्या कह दिया? खड़ी पाई। अब देखिए खड़ी पाई हमें बहुत जरूरी है, इसलिए पढ़ना जरूरी होता है खड़ी पाई का। अगर थोड़ा सा बता दीजिए, सबको अच्छे से दिख रहा है ना? सही नहीं दिख रहा है सर? भैया पिक्सल जो है मिनिमम 360 पर रखें। 240 पर अगर यदि आप YouTube के पिक्सल किए होंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा। मिनिमम कम से कम 360 होना चाहिए। ठीक है, ओके। चलिए अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है? एक पाई रेखा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर हमें इसकी आवश्यकता क्या है? एक पाई रेखा की हमें आवश्यकता क्या है? तो देखिए हम आपको बता दे रहे हैं एक पाई रेखा की आवश्यकता हमें क्यों होती है। जरा यहां पर नजर देना। यदि मैंने आपसे लिखा, एक शब्द में बता रहा हूं, जैसे मैंने यहां पर लिखा वर्थ। क्या लिखा है भैया? वर्थ से लिखा है। अब इसमें अगर हम चर्चा आपसे करते हैं कि इसमें जो रा की रेफ लगी दिख रही है, ये जो है इसको हम क्या बोल देते हैं? रेफ नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं भैया? रेफ नाम से जानते हैं, और इसी को हम आधा रा कह देते हैं, लेकिन वास्तविक नाम इसका क्या है? रेफ। और अगर हम दूसरे नाम से इसको जाने तो इसका नाम होता है ऊर्ध्व रेफ। कौन सी रेफ? ऊर्ध्व रेफ। क्लियर? अब वर्थ में अगर हम देख रहे हैं तो वर्थ में हमें जो ला की रेफ यहां जो दिखाई दे रही है, ये वास्तविकता में कहां है? यहां। यानी कि रा का उच्चारण हमने किया कहां पर है? वा के जस्ट बाद में। कहां किया है? वा के जस्ट बाद में। लेकिन रा जो है वो कहां पहुंच रहा है? यहां पर। तो ये कारण क्या है? ये कारण एक पाई रेखा का है। यहां पर एक पाई रेखा किसको प्रभावित कर रही है? ये जो रा है इसको प्रभावित कर दे रही है। कैसे प्रभावित कर रही है? थोड़ा सा देखिए मैं आपको बता देता हूं। अगर हम बात कर रहे हैं वर्ष, तो रा हमारा कहां आ रहा है? जस्ट वा के बाद में। अब वा यहां तो आ रहा है, लेकिन लगाया कहां जा रहा है? रेफ के रूप में या के ऊपर। कहां लगाया जा रहा है? या के ऊपर। क्यों? क्योंकि रेफ कहता है कि जब तक हमारे पास एक पाई रेखा नहीं होगी तब तक हम स्थान ग्रहण नहीं करेंगे। यानी कि यहां पर जैसे ही मैंने देखा तो यहां आप देख पा रहे होंगे कि सीधे जाकर के यहां एक पाई रेखा नहीं मिली है, सामने भी उसको एक पाई रेखा नहीं मिल रही है, तो डायरेक्ट कहां एक पाई रेखा मिली है उसे? या में। इसीलिए रा की रेफ हमने कहां पर लगा दी है? या पर लगा दी है। ठीक है, आशा करते हैं क्लियर हो रहा होगा, और जिसको अगर समझ में ना आए थोड़ा सा कमेंट करके बता देना। क्लियर?
चलिए अब हम बात करते हैं इस चिन्ह के बारे में। तो इस चिन्ह के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि इस चिन्ह को हम क्या कह देंगे, इस चिन्ह को हम ऊर्ध्व रेफ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ऊर्ध्व रेफ के नाम से जानते हैं। इसी को हम केवल रेफ कह देते हैं। कुछ लोग इसको उड़नतूरा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उड़नतूरा। लेकिन उड़नतूरा इसको नहीं बोला जाता है, ये सिर्फ केवल कहने के लिए हो गया जिनको रेफ के बारे में जानकारी नहीं है। क्लियर? अच्छा, अगर हम भाई इनके प्रयोग की बात करें, किसकी बात करते हैं भैया? प्रयोग की बात करते हैं। तो देखिए प्रयोग कैसे होगा। प्रयोग जो रहेगा वो रहेगा पहले आधा रा, पहले क्या रहेगा? आधा रा, और बाद में रहेगा पूरा का। कैसे रहेगा? पहले आधा रा और बाद में पूरा का। ये जानकारी भी हमें होना जरूरी है कि इसमें पहले क्या होता है? आधा रा। अब ये जानकारी क्यों होना जरूरी है? देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं, यूपीपी में एक क्वेश्चन बिल्कुल रखा ही मिलता है। अगर वर्णमाला से आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो यूपीपी एक क्वेश्चन पूछता है हमसे, जैसे मैंने यहां पर लिखा कर्क, क्या लिख दिया? कर्क, और पूछेगा कि कर्क का वर्ण विन्यास, कर्क जो शब्द है इसका वर्ण विन्यास क्या होगा। तो यहां आपको इस तरीके से ऑप्शन भी दिए जाएंगे। लिखा होगा आधा का छोटा आ, फिर लिखा होगा आधा रा, फिर का, और फिर छोटा आ। सेकंड ऑप्शन आपको दिया जाएगा का प्लस छोटा आ प्लस का प्लस रा और प्लस छोटा आ। तो देखिए इन दोनों में से सही कौन सा है? ओके, तो इन दोनों में सही कौन सा है? इन दोनों में सही हमारा ये वाला होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे कि अगर इस वर्ण को देखा जाए, इस वर्ण को देखा जाए तो आप समझ पा रहे होंगे पहले हमें आधा रा चाहिए और बाद में हमें क्या चाहिए? का चाहिए। तो यही क्रिया हमारी वहां पर अपनाई जाएगी। अगर हम इसकी बात करें, अगर इसमें हलंत लगा देते हैं हम, तो यहां पर फिर क्या हो जाएगा? छोटा आ और जुड़ जाएगा। तो ये पूरी की पूरी क्रिया हमें इस वर्ण के बराबर रखनी होगी। तो देखिए इस वर्ण के बराबर में हमने ये क्रिया पूरी यहां रख दी है। क्लियर है? इसीलिए हम बता रहे हैं आपको कि सबसे पहले हमें इन वर्णों का ज्ञान बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर हम बात करेंगे इस वर्ण के बारे में, तो इस वर्ण में आपको ये मोटे तरीके से जिस रेखा को मैं कर रहा हूं इसका नाम याद होना चाहिए। तो इसका नाम क्या है भाई? इसको हम जानते हैं रकार नाम से। किस नाम से जानते हैं? रकार, या इसी को हम कहते हैं पदेन रा। इसी को हम क्या कह देते हैं? पदेन रा। क्लियर? अब अगर इसके प्रयोग की बात करें, इसके अगर हम प्रयोग की बात करते हैं, चलिए ठीक है, ए सही है। अगर हम इसके प्रयोग की बात करते हैं तो प्रयोग में क्या होगा? इसमें सबसे पहले आधा का होगा और बाद में पूरा रा होगा। यानी इन दोनों क्रियाओं में अगर हम देखें तो ये हमें अंतर कहां स्पष्ट कराएंगी? यहां पर। चलिए जैसे मैंने यहां पर आपको बोला था कर्क का, अब एक और मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे मैंने लिखा यहां क्रम, क्या लिख दिया है? क्रम लिखा, और क्रम का हमें वर्ण विन्यास चाहिए। क्रम का क्या चाहिए? वर्ण विन्यास करना है। अगर हम क्रम का वर्ण विन्यास करेंगे तो क्या सही होगा? ऑप्शन में दे रहा हूं। एक हमने लिख दिया का, फिर लिखा रा, फिर लिखा छोटा आ, और फिर लिखा मा, और फिर लिखा मैंने छोटा आ। क्या ये सही है? एक और मैं ऑप्शन आपको दे रहा हूं। जैसे मैंने लिखा बी, तो बी में मैं लिख दे रहा हूं पहले का, फिर छोटा आ, फिर रा, फिर मा, और फिर इसके बाद छोटा आ। कौन सा सही है जरा बताएंगे? चलिए इसमें कौन सा रहेगा? इसमें भी हमारा ए वाला सही रहेगा, क्योंकि इसमें वास्तविकता में क्या है? पहले हमने आधा का रखा है।
क्रा में क्या रखा हुआ है, पहले आधा का रखा हुआ है, और ये जरूरी भी है। अगर इनके बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो ये मान करके चलना कि यहां पर तो गलती होनी ही है, 1 नंबर आपका ये जाएगा ही जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि आपको अगर इन 3 के बारे में जानकारी नहीं है। ये भी हम जोड़ दे रहे हैं, ये इसलिए जोड़ दे रहे हैं साथ में क्योंकि एक पाई रेखा हमें बताती है कि हमारा अगर यहाँ रा की रेफ लगी हुई है तो अगर वहां एक पाई रेखा उससे पहले अगर हमें कहीं मिलती है तब तो ठीक है, और अगर नहीं मिलती है तो जितने आगे तक, यानी जितने आगे तक एक पाई रेखा आपको नहीं दिखाई देगी, समझ लेना कि वहां तक तो रा नहीं होगा। यहाँ कहीं रा नहीं है, यहां पर कहीं भी रा नहीं है। सीधा रा कहां उच्चारित है? यहां पर। रा का उच्चारण कहां पर है? यहां पर। ठीक है, तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं दूर हट जाता हूं, इसके बाद हम इसको साफ करके आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, इसके बाद हमें क्या पढ़ना होता है? इसके बाद पढ़ते हैं हम कुछ ऐसे वर्ण जिनके बारे में बहुत ज्यादा अशुद्धियां फैली रहती हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि हमारे पास रा लिखा है, आधा रा है, हलंत लगा दी है, तो कौन सा रा है? आधा रा है। अगर आधे रा में हम छोटे ऊ की मात्रा लगाने के लिए कह दें तो कैसे वो नजर आएगी, और अगर बड़े रा में यानी कि फिर से रा में अगर हम बड़े ऊ की मात्रा लगाएं तो वह हमें किस तरीके से दिखाई देगी, ये चीज हमें ज्ञात होनी चाहिए। क्यों ज्ञात होनी चाहिए? क्योंकि कई बार एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। प्रश्न कैसे आते हैं, थोड़ा सा मैं प्रश्न को दिखा देता हूं आपको। प्रश्न जो हमारा रहेगा, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा रूप और मैंने यहां पर लिखा रूप, इन दोनों शब्दों में से कौन सा रूप सही है? एक में देखिए आप देख पा रहे होंगे कि बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है और एक में छोटे ऊ की। अब छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा में लोग अंतर नहीं समझते हैं और दोनों को ही इस तरीके से नोट कर देते हैं, जबकि दोनों ये क्या है भाई? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर हम रूप लिख रहे हैं तो रूप में किसकी मात्रा आएगी? बड़े ऊ की मात्रा आएगी, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो मैंने यहां पर लिखा क्या? रूप। अगर बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो इस तरीके से लगाई जाएगी, और अगर छोटे ऊ की लगाएंगे तो वो इस तरीके से लगाई जाएगी। अगर क्लियर हो रहा हो तो आगे बढ़ा जाए। और भी कई शब्द ऐसे हैं जिसमें शुद्धि अशुद्धि पूछ ली जाती है। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया ये तरुण, क्या लिख दिया? तरुण, और एक लिख दिया हमने यहां पर तरुण। अब इन दोनों में आपको बताना है कि कौन सा शब्द सही है। अच्छा, मैं इस तरीके से ऑप्शन दे देता हूं, अब आपको बताना है कौन सा सही है। ये पहले नंबर का प्रश्न हो गया, ये दूसरे नंबर का प्रश्न हो गया, तो इसमें कौन कौन सा सही रहेगा? चलिए भाई, तो इसमें देखिए अगर हम रूप की बात करें तो ये वाला सही, ए वाला सही होगा, और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें कौन सा तरुण रहेगा? बी वाला, क्योंकि तरुण उच्चारण क्या कर रहे हैं हम? बिल्कुल छोटा सा तरुण। अगर इसको पढ़ा जाए तो ये क्या है? तरुण। ये क्या है? तरुण। क्लियर हुआ? अगर क्लियर हो गया होगा तो बार बार स्क्रीनशॉट लेते जाया करो, जिससे आपको थोड़ा सा बाद में पढ़ने को मिल जाए। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो पड़े रहेंगे आराम से, जब मन किया तब देख लिया, है ना। अगर अभी भी कोई परेशानी अगर आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज की क्लास होने के बाद कल से आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करने को मिलेगी। ओके, चलिए अब आगे हम अगर बात करें तो देखिए कुछ हमारे पास वर्ण ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा इस वर्ण को, आप ठीक से देख पा रहे हैं क्या? इस वर्ण को जो मैंने लिखा है, इस वर्ण को ठीक से देख पा रहे हैं? चलिए
अगर हम बात करें तो कई बार इस वर्ण को ना बना करके हम क्या कर देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक शब्द लिख लिया, यहां पर शब्द हमने क्या लिखा, चिन्ह लिखा, शब्द क्या लिख लिया, चिन्ह लिख लिया। अब इसको बार बार लोग लिखने के चक्कर में इसका रूप ही बदल दिया, क्या लिखने लगते हैं, ये चिन्ह, इसको लिखने लगते हैं, जो कि ये शब्द हमारा क्या हो जाएगा, गलत होता है। क्यों गलत होता है, शुद्धियां अशुद्धियां हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, हर चीज को अशुद्ध लिखने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में सही नॉलेज नहीं किया है, इसलिए सबसे पहले अब हमें क्या पढ़ना है, लेखन प्रक्रिया पढ़ना है। चलिए अगर हम चिन्ह की बात करें तो सही कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए सही लिखने के लिए इस तरीके से ये हमें चिन्ह लिखना होता है। कैसे लिखना होता है, इस तरीके से। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, वास्तविकता में जो भी वर्ण हमें ऐसे दिखाई देते हैं, जो भी हमें ऐसे दिखाई देते हैं, उनमें जो आधा वर्ण होता है, जो आधा दिखाई देता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, जो आधा दिखाई देगा वो वास्तविकता में पूरा होगा, और जो पूरा दिखाई देगा, जो पूरा दिखाई देगा वो कैसा होगा, आधा होगा। अब बताइए इसमें कौन सा पूरा दिख रहा है, पूरा तो भाई हमें इसमें हा दिख रहा है, दिखाई, पूरा दिखाई, तो हा कैसा हो गया, आधा हो गया, हा कैसा हो गया भाई, आधा हो गया। और अगर हम ना की बात करें तो ना हमें कैसे दिखाई दे रहा है, आधा, तो वास्तविकता में ये कैसा हो गया भैया, पूरा। अब एक बात बताइए, अगर ये ना पूरा है तो इसमें हम आधा क्यों बना रहे हैं, जो चिन्ह लिख रहे हैं इसमें हम इसको आधा क्यों बना रहे हैं, बात समझ में आ रही है। अब आप बोलेंगे नहीं सर आधा नहीं बनाना है तो पूरा बना दीजिए, तो अगर मैं इसको पूरा भी बना देता हूं तो वो चिन्ह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चिन्ह हो जाएगा। तो देखिए करना क्या है, सबसे पहले आपको आधे वर्ण को लिखना है और बाद में पूरे वर्ण को, यानी कि वह फिर हमारा सही शब्द क्या हो जाएगा, चिन्ह हो जाएगा। तो सही शब्द क्या रहेगा, चिन्ह रहेगा। क्लियर है। तो ऐसे जितने भी वर्ण हैं हम उनको एक साथ बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम सारे आपको बताने की कोशिश करते हैं, जितने भी ये सारे शब्द हमारे पास उपलब्ध होते हैं। कब हमें इसमें कंफ्यूजन आती है, कब कब हमें ऐसे इनसे छुटकारा पाना है, कैसे और आगे कब बढ़ना है, ये सारी चीजें हम आपको इसमें बता देते हैं। ठीक है भाई। तो इसके लिए देखिए एक लॉजिक है, बहुत सरल सा लॉजिक है, क्योंकि आप इतना तो जानते हो कि भाई आधुनिक तरीके से लॉजिकों में ज्यादा भरोसा रखते हैं बच्चे। तो हर चीज के लिए आपको लॉजिक, जहां पर आपको हिंदी में जो भी याद ना हो रहा हो उसके लिए आप बस इतना बता देना कि सर ये चीज हमें याद नहीं हो रही है। देखिए जब भी अगर हम ऐसे शब्दों की बात करें, सॉरी अगर ऐसे वर्णों की हम अगर बात करें तो इनके लिए आपको करना क्या है, यहां पर बस एक मशीन बना लो। मैं आपको थोड़ा सा एक आधुनिक मशीन दे देता हूं। यहां आपने एक मशीन बना ली है इस तरीके से, यहां आपको लिख लेना है आधा और यहां आपको लिख लेना है पूरा, यहां आपको लिख लेना है आधा और यहां आपको लिख लेना है पूरा। अब इस शब्द को उठा करके, इस वर्ण को उठा करके इस मशीन में डाल दीजिए। इसको हमने किस में डाल दिया है, एक मशीन में डाल दिया है। अब इस मशीन की खूबी क्या है, इस मशीन की खूबी ये है कि जो इसमें आधा दिखाई देगा, वही जो अभी बताए थे, जो इसमें आधा दिखाई देगा वो वास्तविकता में कैसा होगा, पूरा होगा। और जो हमें पूरा दिखाई देगा, जो हमें पूरा दिखाई देगा वो वास्तविकता में कैसा है, आधा। बस कुछ नहीं करना है। इसमें देखो आधा कौन सा दिखाई दे रहा है, आधा हमें ना दिखाई दे रहा है, तो समझ जाओ कि ना कैसा है, पूरा है। ना कैसा है, पूरा। अगर हम हा की बात करें तो हा हमें कैसा दिख रहा है भैया, पूरा दिख रहा है। तो वास्तविकता में वह कैसा है, आधा है। तो हा को यहां लिख लिया, हा को यहां लिख लिया और ना को पूरा के साथ लिख दिया।
अब बस आपको उच्चारण करना है। उच्चारण क्या करना है? आधा है तो आगे और पूरा है तो पीछे। आधा है तो आगे और पूरा है तो पीछे। देख लीजिए भाई, हमने इसमें देखा। अब इसी को हम दूसरे तरीके से किस तरीके से लिख सकते हैं? आधा है तो आगे, यानी आधा, अब आधा इसमें कौन सा है? हा है। क्यों है? क्योंकि हमने मशीन में डाल के इसका परीक्षण कर लिया है। तो आधा कौन सा है? हा है, तो इसको हम आगे लिखेंगे। और पूरा है तो पूरा क्या है? ना है, तो उसको हम कहां पर लिखेंगे? पीछे लिखेंगे। क्लियर है भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने मान लीजिए शब्द लिखा है यहां पर ब्रह्मा, और एक शब्द मैंने यहां पर लिख दिया है ब्रह्मा। अब इन दोनों शब्दों में से आपको बताना है कि ये कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर इसको हम 4 समझ लेते हैं। तो चलिए पहले आंसर दे दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा सही है? नंबर ए वाला सही है या नंबर बी वाला सही है? जल्दी बताइए भाई, दोनों में कौन सा सही है? आशा करते हैं अच्छा दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा बताते चलिए, जहां भी क्लास डिस्टर्ब आपको लगती है थोड़ा सा बता दीजिए। अगर बताते जाएंगे तो अच्छा रहेगा। साथ में अगर कष्ट करें तो थोड़ा सा शेयर करने का कष्ट जरूर करें, क्योंकि क्लास में 300 प्लस बच्चे थे। अब इसमें कम से कम केवल 34 ही बच्चे भी क्लास ले रहे हैं। आज थोड़ा सा लेट भी हो गया, रिमाइंडर में नहीं चल पाई है क्लास। चलिए कोई बात नहीं। तो कौन सा रहेगा भाई इसमें सही? इसमें ए वाला सही रहेगा। अब इसमें ए वाला सही रहेगा, लेकिन लोग लिखते क्या हैं? वास्तविकता में तो बी वाला लिखते हैं, जो कि क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। अब ये क्यों गलत होगा? ये भी भ्रांति हमारी किसकी है? इसी वर्ण की है। किस वर्ण की है? इस वर्ण की है। इस वर्ण को भी कुछ नहीं करना है, वहां से उठाइए और यहां मशीन में डाल दीजिए। क्लियर है? चलिए अब इसको हम यहां पर डालते हैं। हमने इसको मशीन में डाल दिया। अब वास्तविकता देखिए क्या नजर आती है। वास्तविकता ये है कि भाई अगर ये पूरा है, ये कैसा है? अगर पूरा है तो ये आधा होगा, यानी कि हा इसमें क्या दिख रहा है? पूरा दिख रहा है। तो हा वास्तविकता में कैसा है? आधा। और मां इसमें आधा है। भाई जो आधा दिखाई देगा उसे हम पूरा लिखेंगे। तो मां आधा दिख रहा है, लेकिन मां तो कैसा है? पूरा है। तो अगर मां पूरा है तो बाद में लिखा जाएगा, और सही ब्रह्मा क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। अगर आप ये वाला नहीं लिखते हो तो फिर कौन सा लिखोगे? इस तरीके से आप पूरे शब्द को ही बना लीजिए, इस तरीके से। क्लियर है? या तो ये वाला लिखिए या फिर ये वाला लिखिए। इसी प्रकार से एक शब्द और होता है ब्रह्मांड। कौन सा होता है? ब्रह्मांड। लोग लिख देते हैं उसको ब्रह्मांड। क्या लिख देते हैं? ये लिखते हैं। क्लियर है? अब ये ब्रह्मांड तो है नहीं, ये वास्तविकता में है क्या? ब्रह्मांड। क्या है ये? ब्रह्मांड। अच्छा, ये भ्रांतियां क्यों होती हैं? क्योंकि इन शब्दों के बारे में हमें उचित ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। क्लियर है? अगर क्लियर हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम इन सारे शब्दों को, अब ये जो हमारे वर्ण दिख रहे हैं, इन वर्णों को हम एक क्रम में रख देते हैं। चलिए इन सभी वर्णों को हम एक साथ पढ़ लेते हैं। कौन सा वर्ण कैसे और किससे मिलकर के बनता है।
चलिए, सबसे पहले हमने जो वर्ण लिखा था कौन सा, ये वाला। अगर हम इस वर्ण की बात करें तो ये वास्तविकता में किससे मिलकर बनता है, हा प्लस ना से। अगर हम इस वर्ण की बात करें तो ये जो हमारा वर्ण है ये बनता है किससे, हा से और मा से। अगर हम इस वर्ण की बात करें तो ये बनता है हमारा हा से और या से। अब देखिए इसमें और इसमें अंतर समझना, ये जो हमारा वर्ण है यहां पर देखिए, यहां से अंतर समझना है, यहां पूरा मां आपको बना दिखाई देगा और यहां से इसको मोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, या है, और ये हमारा क्या है, मां है। क्लियर है। चलिए, अगर हम इस तरीके से वर्ण को लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिख दिया ये, क्लियर है। अब ऐसा अगर मैंने लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हा है और प्लस क्या है, वाह है। ये क्या है, हा है और वाह है। वास्तविकता में एक शब्द में बढ़िया आपको दिखा देता हूं, लोग लिखते हैं वेल। कैसे, क्या लिखते हैं, वेल, इस तरीके से लिख देते हैं। कुछ लोग अगर लिखना चाहते हैं तो सही वो इस तरीके से लिख देते हैं, तो हमारा ये सही है। ये अगर आप लिख रहे हो तो ये शब्द क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि वास्तविकता में तो होना क्या है इसको, वेल। क्या होना है, ये होना है। क्लियर है। इसमें आधा क्या रहेगा, हाँ, तो हमें इसमें क्या लगानी पड़ेगी, हलंत लगानी पड़ेगी। इतना अगर क्लियर हो गया हो तो आगे की ओर बढ़ाया जाए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, धीरे धीरे इनके बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे, ठीक है। लेखन प्रक्रिया पढ़ रहे हैं। अब देखिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हमें कहां आती है, और कंफ्यूजन देख लीजिए, जब हमारे पास इस तरीके के वर्ण आते हैं। अच्छा, पिछली बार जब अभी यूपी टेट का 23 को पेपर हुआ था, एक एग्जाम हुआ था, तो एक क्वेश्चन आया था जो बार बार मैं क्लास में उनको बताता रहता हूं बच्चों को कि इसमें कंफ्यूजन बहुत रहती है। क्वेश्चन क्या था, देखिए हम आपको बता देते हैं जो पढ़े हुए हैं। क्वेश्चन था कि नासिक वर्ण कौन सा है। क्वेश्चन था कौन सा, कि नासिक वर्ण। अब नासिक वर्ण पूछ करके उन्होंने ऑप्शन दिए थे, और ऑप्शन क्या थे, एक हमारा ये था, बी ऑप्शन जो था वो ये था, सी ऑप्शन जो था वो ये था, और डी ऑप्शन था सभी। देखिए इसमें अंतर समझने की कोशिश करना। इसमें नासिक वर्ण हमसे पूछा गया है, तो नासिक तो क्या होते हैं, जो हमारे पंचम वर्ण होते हैं। कौन से वर्ण होते हैं, पंचम वर्ण होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, नासिक वर्ण कहते हैं। तो यहां नासिक वर्ण हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि ये का वाली जो पंक्ति होती है उसका ये पांचवा वर्ण है, इसीलिए इसको कहा जाता है पंचम वर्ण। तो पंचम वर्ण यानी कि नासिक वर्ण। क्लियर है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं इन्हीं वर्णों के ऊपर कि इन वर्णों में कौन सा वर्ण क्या होता है, कब इस वर्ण का यूज करते हैं और कब हम इस वर्ण का यूज करते हैं। तो देखिए एक हेडिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, इनको कहते हैं ताड़न जात। क्या कहते हैं, ताड़न जात। दूसरा इन्हीं का नाम होता है उत्क्षिप्त वर्ण। कौन सा होता है, उत्क्षिप्त वर्ण। इसके बाद इन्हीं वर्णों को हम कह देते हैं द्विगुण वर्ण। कौन से वर्ण कह देते हैं, द्विगुण वर्ण। और ये कौन कौन से होते हैं आपको मैं बता देता हूं। देखिए ये जो वर्ण हमारे ताड़न जात, उत्क्षिप्त और द्विगुण, तीन तीन शब्दों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीन तीन शब्दों से थोड़ा सा देख लीजिए ये वर्ण कौन से होते हैं। एक होता है हमारा डा और एक होता है हमारा ढा। कौन कौन से वर्ण होते हैं, एक होता है डा और एक होता है हमारा ढा। अगर हम डा और ढा की बात करेंगे तो इनका दूसरा यूज क्या होता है, इस तरीके से और इस तरीके से। अब प्रॉब्लम हमें तब आती है जब हम यहां पर जानने की कोशिश करते हैं कि भाई ये कब यूज होना है
ये कब यूज होना है, ये वाला कब यूज होगा और ये वाला कब यूज होगा। बात समझ में आ रही है। चलिए तो हम आपको बता देते हैं। देखिए जब भी हमें स्वर मिल जाए, अब स्वर जबकि हम जान चुके हैं पहले कि स्वर क्या होते हैं, तो जो स्वर होते हैं वो आ से लेकर के अव तक के वर्ण होते हैं। स्वर क्या होते हैं, आ से लेकर के अव तक के वर्ण होते हैं। तो यदि हमें यहाँ कोई स्वर मिल जाता है और उसके बाद हमें मिलेगा क्या, डा, तो डा का हम बना देंगे कौन सा, बिंदु वाला डा, यानी द्विगुण वर्ण जिसे कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, द्विगुण वर्ण। ये द्विगुण वर्ण नहीं है, ये जो लिखे हैं नीचे ये द्विगुण वर्ण नहीं है। द्विगुण वर्ण कौन से हैं, जो ऊपर लिखे हुए हैं। अब अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने लिखा यहां पढ़ना, क्या लिखा भैया, पढ़ना, तो पढ़ना में हमने क्या लगा दिया, बिंदु लगा दिया। क्या लगा दिया, बिंदु लगा दिया। अब हमें आगे चलकर मालूम नहीं होता है कि हमने लिखा पढ़, तो पढ़ में नीचे बिंदु लगेगा कि नहीं लगेगा, ये कंफर्म नहीं होता है। तो करना क्या है, बस यही आपको फॉलो करना है। फॉलो क्या करना है, ये नियम कि अगर डा से पहले आपको स्वर दिखा, डा से पहले अगर आपको स्वर दिखा तो वह क्या हो जाएगा, डा से पहले अगर स्वर दिखा तो वह क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। जैसे मैंने लिखा यहां पर डंडा, क्या लिखा, डंडा। बताइए भैया यहां बिंदु लगेगा, नहीं लगेगा। यहां बिंदु क्यों नहीं लगेगा, इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि इस डा से पहले हमें स्वर नहीं दिख रहा है। अच्छा, इसके नीचे बिंदु लगेगा, इसके नीचे भी बिंदु नहीं लगेगा क्योंकि इससे पहले भी स्वर नहीं है। अब ये ज्ञात करें कि यहां स्वर है या नहीं, कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए मैं लिख देता हूं। यहां पर मैंने लिखा DAN DA। देखिए इस डी से पहले कोई वोवेल्स है, नहीं है, तो यहां मैंने नहीं लगाया। इस डी से पहले तो कॉन्सोनेंट्स है, यानी कि यहां भी वोवेल्स नहीं है, तो यहां पर भी हमने बिंदु नहीं लगाया और डंडा लिखने का सही तरीका क्या हो गया, ये हो गया। क्लियर है भाई, अगर क्लियर हो रहा होगा तो बता दीजिए जरा, ठीक है भाई। चलिए इसी प्रकार से अगर हम आपसे बात करें, बताइए लिखें डमरू, क्या लिखना है, डमरू। अगर भैया डमरू की बात करें तो डमरू में लगेगा यहां बिंदु, नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, इसलिए नहीं लगेगी क्योंकि यहां इस डा से पहले कोई वोवेल्स यानी कि स्वर नहीं है, इसलिए हम डा से पहले भी क्या नहीं करेंगे, डा में भी बिंदु नहीं लगाएंगे। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं ढा के लिए। तो सेम ढा के लिए यही नियम है, अगर डा से पहले स्वर मिलता है तो डा के नीचे बिंदु लगा देते हैं। सेम वही ढा के लिए है कि अगर मैंने स्वर मिला, मुझे क्या मिला, स्वर मिला और ढा मिल जाता है, तो इस ढा के नीचे भी हम क्या कर देते हैं, बिंदु यूज कर देते हैं। क्या यूज कर देते हैं, बिंदु यूज कर देते हैं। तो इसी प्रकार से हमने यहां पर पढ़ लिया क्या, कि भाई ढा के पहले अगर हमें स्वर मिलता है तो ढा के नीचे हमें क्या लगाना होता है, बिंदु लगाना होता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहां पर पढ़ना, अभी क्या लिखा था, पढ़ना, तो पढ़ना। अच्छा, पढ़ना में भैया लगाओगे ढा से नीचे बिंदु, लगाया जाएगा। क्यों लगाया जाएगा, क्योंकि अगर हम मीनिंग लिखते हैं तो PADHANA, यानी DH से पहले क्या है, ए है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसके नीचे हमें क्या करना होगा, बिंदु लगाना होगा। क्लियर है, आशा करते हैं सही समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा बिंदु में और ज्यादा कर देता हूं गहरा, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा। यहां पर भी मैं थोड़ा सा गहरा कर देता हूं। चलिए, और तो सब जगह बढ़िया है, यहां भी मैंने कर दिया और यहां पर भी कर दिया। क्लियर, चलिए ये ताड़न जात। अच्छा, ताड़न जात में भी देखिए मैंने डा से पहले मुझे स्वर मिला, डा से पहले क्या मिला, बड़े आ की मात्रा मिली, तो यहां पर भी हमने बिंदु लगा दिया। और कहीं ऐसा दिख रहा है, कहीं यूज नहीं है। चलिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको बाद में पढ़ने को मिल जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
और कमेंट में थोड़ा सा बताते रहिए आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। हम एक क्रम से चला रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चों ने वर्णमाला पढ़ी नहीं हुई थी, तो पहले मैं सोच रहा हूं कि वर्णमाला, संधि, समास ये टॉपिक करा दें, क्योंकि यूपी पुलिस में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। लेखपाल वगैरह कोई भी एग्जाम हो, इनसे क्वेश्चन बिल्कुल आते ही आते हैं। संधि हो गया, समास हो गया, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सोच रहे हैं पहले ये टॉपिक करा दें जिनसे सब लोगों के हो जाए। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा संयुक्त वर्णों की। 2-4-10 मिनट और क्लास को चलाते हैं, तो संयुक्त वर्ण और हम पढ़ लेते हैं, और संयुक्त वर्णों के बाद आज की क्लास को कैंसिल किया जाएगा। आज केवल हिंदी की ही क्लास होगी। थोड़ा सा मैं ये भी बता देता हूं, केवल हिंदी ही आज चलेगी, ठीक है। कल से आपकी धीरे धीरे क्लासेस बढ़ने लगेंगी। जैसे ही ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम आती हैं ये ठीक हो जाती हैं अच्छे तरीके से। आज फर्स्ट क्लास से तो प्रॉब्लम थोड़ी सी ज्यादा आ रही है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं संयुक्त वर्णों के बारे में। कौन से वर्ण पढ़ने हैं हमें? संयुक्त वर्ण। ये अच्छा, संयुक्त वर्णों से भाई क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और कैसे, अभी यूपी टेट का एग्जाम हुआ था, उसमें संयुक्त वर्ण का क्वेश्चन था, और उसमें संयुक्त वर्ण में पूछा गया था कि जो हमारा ज्ञ होता है ये कैसा वर्ण है। मतलब पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से पूछा गया था कि कौन सा एक संयुक्त वर्ण है, ठीक है, ये पूछा गया था। चलिए, तो संयुक्त वर्णों की अगर हम बात करें तो संयुक्त वर्ण हमारे पास होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं? छा, एक होता है त्रा, एक होता है ज्ञा, और एक होता है स्त्रा। ये हमारे पास 4 वर्ण जो हैं ये क्या होते हैं? संयुक्त वर्ण होते हैं। चलिए इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये भी मैं यहां लिख देता हूं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए जो छा वर्ण है, छा वर्ण किन किन वर्णों से, छा वर्ण किन किन वर्णों से मिलकर, छा वर्ण किन किन वर्णों से मिलकर बना होता है। छा वर्ण किन किन वर्णों से मिलकर बना होता है। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। ऑप्शन भी दिए जाएंगे, मैं ऑप्शन यहां दे रहा हूं। जैसे मैंने लिखा यहां पर, ए ऑप्शन है का प्लस सा, बी ऑप्शन दे दिया का प्लस सा, सी ऑप्शन दे दिया का प्लस सा, और डी ऑप्शन दे दिया का प्लस सा। तो बताइए इसमें से कौन सा सही रहेगा? तो इसमें फिलहाल हमारा सही कौन सा हो जाएगा? कौन सा रहेगा भाई? ए वाला। कौन सा सही रहेगा? ये वाला। क्यों रहेगा ये वाला सही? क्योंकि हमने यहाँ पर छा में हलंत नहीं लगाया है। अगर छा में हम हलंत लगा दिए होते तो हमारा ये वाला सही होता। तो फिर कौन सा सही होता? ये वाला सही होता। इस बात का ध्यान रखना। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं भैया संयुक्त वर्णों में कि कौन सा वर्ण किन किन वर्णों से मिलकर के बनता है। तो जरा देख लीजिए, जो हमारा छा है आपको बार बार याद नहीं करना है, ये आपने बचपन से सीख रखा है। KSHA, इनको आपने क्या किया है? बचपन से सीख रखा है। ये मीनिंग तो आप बचपन से सीखे हो। तो यहां देखिए छा है, KSHA, यहां के है, क्या है? के है, तो हमने आधा का लिख दिया। अब आप बोलेंगे सर के से आधा का क्यों लिखा, पूरा क्यों नहीं लिखा? भैया पूरा तो हम तब लिखते हैं जब इसके बाद हमें कोई यहां वोवेल्स मिल जाता है, लेकिन यहां तो कोई वोवेल्स नहीं है। जैसे मान लीजिए आपसे लिखा हमने, अच्छा बढ़िया सरल सा बता देते हैं, हमें शब्द लिखना है कक्का। क्या लिखना है? कक्का। और व्हाट्सएप वाली भाषा में हम इसको क्या लिख देते हैं? के ए, यही लिखते हो भैया। तो इस के बाद आपने वोवेल्स नहीं लगाया,
के बाद वोवेल्स नहीं लगाया, यानी कि ये कैसा वर्ण है, आधा वर्ण है। इसी प्रकार से के बाद हमें वोवेल्स नहीं मिला, इसलिए हमने इसको आधा कर दिया। SHA लिखा है, यहां तो ए मिल गया है, तो यहां पर हमारा जो वर्ण बनेगा ये कैसा बनेगा, पूरा बनेगा। क्लियर है भाई। चलिए इसी प्रकार से त्रा में सीख लेना है, TRA यहां सीख लिया, तो यहां सीखने के बाद देखिए ता, अब RA से क्या बनेगा, रा बना दीजिए। इसको कक्का को मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूं, ठीक है। चलिए अगर हम ज्ञा की बात करें तो GYA, वास्तविकता में हमारा जो आज ज्ञा हम लोग पढ़ते हैं ये पहले पढ़ा जाता था ज्ञा। क्या पढ़ा जाता था, ज्ञा। विज्ञान को विज्ञान पढ़ा जाता था, उसी प्रकार से हमें आज भी इनके क्या पढ़ने होंगे, जी से जा और YA से या, इस तरीके से। बस इसको याद रखना है, अदरवाइज हमें इनको याद नहीं करना है। क्यों याद नहीं करना है, क्योंकि ये तो हमें मीनिंग में ही दिख रहे हैं। अगली बात है स्रा की, तो हमने लिखा SHRA, ये किससे बना है, ये तो भैया आपको मीनिंग भी बता रही है, और मीनिंग अगर ना बताए तो दूसरा तरीका भी इसका है सीखने का। तो देखिए स्रा की अगर हम बात करें तो SH से बनेगा क्या, सा, और RA से बनेगा क्या, रा। ये हमारे वर्ण हो गए हैं। अब किन किन वर्णों से कौन कौन सा वर्ण बना है देख लीजिए। अगर कभी कभी एग्जाम में हमें इससे आगे भी बढ़ाया जाता है तो देखिए दूसरा तरीका ये भी हो जाएगा इसका कि शा प्लस इसे भी आधा लिख देंगे, आधा रा, और फिर इसके बाद छोटा आ लगा देंगे। क्लियर है। चलिए अब इसमें हमें देखना होगा कि स्रा में ये वाला सा लिया गया है और छा में ये वाला सा लिया गया है। कुछ दिनों बाद भूलने लगोगे। क्यों भूलने लगोगे, क्योंकि हमने आपको SH से यहां ये वाला सा बताया है और SH से यहां पर ये वाला सा बताया है, तो कंफ्यूजन ये रहेगी कि सर SH दो जगह आता है। SH कितनी जगह आता है, दो जगह आता है, तो दो जगह में क्या होगा, कहां पर हम कौन सा सा लेंगे, ये प्रॉब्लम आएगी। लेकिन नहीं, आपको करना क्या है, इस तरीके से इस तरह को लिख लीजिए। हमने यहां पर ये लिख लिया। अब अगर आप देखेंगे और यहां पर इस तरीके से थोड़ा सा मोड़ देंगे, इस भाग को अगर आप मोड़ देते हो तो ये क्या बन जाएगा, फिर हमारा सा बन जाएगा। कौन सा वाला, ये वाला। तो समझ लेना कि स्रा में इस सा को बनाना है तो छा में हम ये वाला सा बनाएंगे। इस सा को हम जानते हैं तालव्य सा के नाम से और इस सा को जानते हैं हम मूर्धन्य सा के नाम से। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। संधि, हर्ष यादव, बिल्कुल भैया संधि इसके बाद ही पढ़ाएंगे। पबजी मोबाइल इंडिया ऑल क्लास चलेगा। हाँ वैसे तो देखिए कोशिश रहेगी कि सारी क्लासेस ही चलाई जाएं, ठीक है। बस शेयर कमेंट और लाइक नहीं रुकने चाहिए, तब तो सारी क्लासेस चलाने में मजा आएगा, है ना। क्योंकि भाई वैसे तो आप लोग सामने रहते थे तो सामने मनोबल अच्छा बढ़ता था, सामने जैसे ही रहते हैं ऑफलाइन में अच्छा लगता है और मजा आता है पढ़ाने में, ठीक है। अब ऑनलाइन में तो ये मान लीजिए कि अपने आप से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बस आपके लाइक और शेयर अगर दिखते रहेंगे तो और अच्छा लगेगा। चलिए भाई बात करते हैं हम कहां पर। अब एक और इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो आगे बढ़ा जाए। चलिए एक प्रश्न और आपको इससे पूछा जाता है, और पूछा क्या जाता है देखिए, मैं यहां लिख देता हूं। क्वेश्चन है हिंदी शब्दकोश में, हिंदी शब्दकोश में, हिंदी शब्दकोश में, हिंदी शब्दकोश में छा वर्ण का स्थान, छा वर्ण का स्थान किस वर्ण के, किस वर्ण के बाद आता है।
किस वर्ण के बाद आता है? ऑप्शन हमें मिल जाते हैं का के बाद, बी ऑप्शन हमें मिल जाता है यार अलावा वा के बाद, सी ऑप्शन मिल जाता है हमें हा के बाद, क्योंकि हा के बाद ही तो हम लिखते हैं छात्र ज्ञासरा। ठीक है, इसके बाद डी ऑप्शन हमें मिल जाता है खा के बाद। चलिए, तो देखिए इसमें सही जो आंसर रहेगा वो रहेगा कौन सा? का वाला। कौन सा रहेगा? का वाला। अच्छा, हम बात क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा होगा अभी। क्वेश्चन है हिंदी शब्दकोश यानी हिंदी डिक्शनरी। हिंदी डिक्शनरी, अगर हिंदी डिक्शनरी को आप खोलोगे और आपसे पूछा जाएगा कि ढूंढिए भैया क्षत्रिय शब्द ढूंढिए, कौन सा शब्द ढूंढिए? क्षत्रिय शब्द ढूंढिए, तो आप उसको पलटते रहोगे, क्योंकि आपके दिमाग में एक ही बात चल रही होगी कि छा के बाद जो छा के वर्ण होंगे वो तो कहां मिलेंगे? डिक्शनरी में, लास्ट में मिलेंगे। लेकिन वो वास्तविकता में लास्ट में नहीं मिलते हैं, वो कहां मिलते हैं? आपके का के बाद। जैसे ही आपके कक्का काकी ये सब खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आपको मिलेंगे ये वाले वर्ण, यानी कि छा से जो स्टार्ट होंगे वो वर्ण मिलेंगे। ठीक है, तो एक तो आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन यही बदल करके पूछ लिया जाता है हमसे कि हिंदी शब्दकोश में छा वर्ण का स्थान किस वर्ण के बाद आता है? तो यहां बाद की जगह पर कर दिया जाएगा किस वर्ण के पहले आता है। तो सोचिए भैया, अगर का के बाद आएगा, का के बाद यदि आएगा तो खा से पहले आएगा, नॉर्मल सी बात है। तो यहां पर सही आंसर फिर क्या हो जाएगा? खा हो जाएगा। ठीक है, इतना अगर समझ में आ गया होगा तो मैं आपको बता देता हूं कि छा वर्ण का स्थान किसके बाद आता है? का के बाद। कहां पर? शब्दकोश में। नोट कर लेना, छा वर्ण का स्थान का के बाद, त्रा वर्ण का स्थान ता के बाद, ज्ञा वर्ण का स्थान जा के बाद और स्रा वर्ण का स्थान तालव्य शा के बाद हमारी डिक्शनरी में रखा जाता है। क्लियर है भाई? कहां कहां रखे जाते हैं? छा का के बाद, त्रा का ता के बाद, ज्ञा का जा के बाद और स्रा का सा के बाद रखा जाता है। ठीक है, आशा करते हैं कि क्लियर हो रहा होगा। देखिए भाई, कल से जो शेड्यूल रहेगा, कल से आपकी क्लासेस 11 बजे से ही चलेंगी। ठीक है, आज केवल हिंदी की ही क्लास रहेगी। मैं बार बार कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि थोड़ी सी जो प्रॉब्लम अभी आ रही है पढ़ाने में, जो आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है, ये सारी चीजें कल ठीक होंगी। ठीक है, तो धीरे धीरे आज पहली क्लास थी, बस आपसे ही उम्मीद है लाइक शेयर और बस व्यूज बढ़ाते रहिए, क्योंकि अब आपको फीस तो अभी देनी नहीं है। ठीक है, इस बात को आप समझ रहे होंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर इसी वीडियो को आपको रिकॉर्डर में देखना है, एडिट में देखना है, तो आप आराम से इसी पर देखिए। ठीक है, पाथवे क्लासेस नाम से चैनल है। किस नाम से है? पाथवे क्लासेस नाम से चैनल है। कल आपकी कम से कम, ज्यादा नहीं तो 3 क्लासेस अवश्य होंगी। ठीक है, आज केवल हिंदी ही रहेगी। ठीक है, तो धन्यवाद देना चाहूंगा सबको जुड़े। बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर करते रहना। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि आपको जो नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको हमें शेयर नहीं करने होंगे। आप जैसे यूट्यूब ओपन करोगे आपको तुरंत वहीं दिख जाएंगे, है ना? तो हमें बार बार डेली शेयर नहीं करना होगा। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना काफी है। फोटो दिख रहा है यहाँ पे। एक बार जाकर कुछ